नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मांग की प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब दो वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसी के आनुपातिक संबंध को मांग की प्रतिलोच कहते हैं। एक वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का एक संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का आनुपातिक संबंध मांग की प्रतिलोच है। और इलास्टिसिटी वस्तु बी वस्तु ए बराबर बी की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब है कि वस्तु बी का ए के सापेक्ष कितनी इलास्टिसिटी है। तो इसको निकालने के लिए अगर ए की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो भी है उससे भाग दिया जाता है बी की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बी बटे क्यू बी। इसको करने से क्या आएगा, बी की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे ए की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो डेल्टा पी ए का मतलब प्राइस ऑफ ए बटे पी ए। इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर डेल्टा क्यू बी बटे क्यू बी, यही जो है इसको सीधे सीधे लिखा गया है। और ये जो डेल्टा पी ए है ये नीचे चला आएगा और पी ए जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस डेल्टा पी ए को इधर ला सकते हैं और क्यू बी को उधर ले जा सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बी बटे डेल्टा पी ए गुणा पी ए बटे क्यू बी। अब अगर ये निकालो, ये आपका सूत्र है, इसे हम चाप लोच के सूत्र से भी माप सकते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था। अंतर केवल इतना है कि यहाँ कीमत और मात्रा जो है वो भिन्न वस्तुओं की ओर निर्देश करती है। वैसे क्या था कि हम सामान्य रूप में देखते थे कि मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन से। यहाँ पर क्या है, दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसी को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की प्रतिलोच कहते हैं। और ये जो स्थितियां होती हैं ये संबंधित वस्तुओं में होती हैं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, ये हम पीछे हम लोग एक अध्याय में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ समझते हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न और पूरक। स्थानापन्नों की प्रतिलोच के विषय में जो प्रतिलोच है वो धनात्मक और अधिक होती है। गुणांक EBA जितना अधिक होगा वस्तु में उतनी अच्छी स्थानापन्न होंगी। अर्थात यदि मक्खन की कीमत बढ़ जाए तो मुरब्बे की मांग बढ़ जाएगी, और इसी प्रकार अगर मक्खन की कीमत कम हो गई तो मुरब्बे की मांग भी कम हो जाएगी। यदि प्रतिलोच इकाई से अधिक है तो वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं, जैसे मक्खन और मुरब्बा। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वस्तु जो A है इसकी कीमत में जो ये परिवर्तन है ये थोड़ा है, और इसकी अपेक्षा वस्तु B की जो मात्रा है, मांगी गई मात्रा, ये अधिक है। तो यहाँ पर जो प्रतिलोच है वो इकाई से अधिक है। अगर सेम होता तो जितना इधर कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन हो, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है।
जब मांग की प्रतिलोध शून्य होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं एक दूसरे से असंबंधित होती हैं, जैसे मक्खन और आम। मक्खन और आम है तो अगर मक्खन का प्राइस कम हो जाए तो उससे आम की जो मांगी गई मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात असंबंधित है। तो असंबंधित जब वस्तुएं होती हैं तो मांग की प्रतिलोध शून्य होती है। अब पूरक वस्तुओं की प्रतिलोध, यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। अगर वस्तुएं पूरक हैं, पूरक वस्तुएं माने दोनों की साथ साथ जरूरत पड़ रही है, तो अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की जो मांग है वो कम हो जाएगी। जैसे कारों की कीमत बढ़ने से उनकी मांग के साथ पेट्रोल की मांग भी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कारों की कीमत बढ़ी तो उपभोक्ता कम कारें खरीदेंगे और कम कारें खरीदेंगे, इससे पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। और इसी प्रकार कारों की कीमत गिरने से पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। कैसे? जब कारों की कीमत गिर गई तो लोग कारें अधिक खरीदेंगे, और कारें जब अधिक खरीदेंगे तो चूंकि कार की और पेट्रोल की पूरक मांग है तो कार के साथ में पेट्रोल की भी मांग बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, इसलिए मांग की प्रतिलोध ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा है। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मांग की आय लोच क्या होती है। धन्यवाद।